हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज का जो हमारा वीडियो है आरसीसी का, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं फाउंडेशन यानी कि फुटिंग के बारे में। ठीक है। और आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि कल हमारा जो वीडियो है, रेगुलर जो वीडियो आता है सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे नहीं आया था। और उसके लिए मैंने अपडेट भी किया था आप सभी को कि सर्वर में कुछ इश्यू था। सर्वर में इश्यू होने की वजह से पूरा दिन एक दिन हमारा खराब हुआ है और कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। रात को जो 9 बजे की लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास में भी मैं उपस्थित नहीं हो सका था। लेकिन आज और अब आने वाले जो वीडियोस हैं वो रेगुलर मिलने वाले हैं और लाइव क्लास होती है वो भी प्रॉपर टाइम पर होगी। चलिए, तो आज का जो वीडियो हमारा फाउंडेशन या फुटिंग का, जिसे हम कहते हैं आरसीसी का, वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो कार्यक्रम है उसे शुरू करते हैं। तो चलिए देखो, फाउंडेशन या फुटिंग वाला जो चैप्टर है हमारा, ये जो चैप्टर है बेसिकली, इससे पहले के जो चैप्टर वो तो हमने कवर कर लिए हैं। अब क्या छोटे मोटे चैप्टर बस जाते हैं कुछ, ठीक है ना। जैसे कि सिलेबस वगैरह, अगर आपने सिलेबस स्टडी करोगे, आप सिलेबस में देखो, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अभी हमको पढ़ने हैं। अभी मैं आपको देखो क्या पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो फाउंडेशन वाला जो चैप्टर हमारा वो अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, है ना। तो अभी तो हम फाउंडेशन पढ़ लेते हैं। तो फाउंडेशन तो अभी हो जाएगा एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक है फिर आपका वाटर टैंक, ये भी सिलेबस में है। फिर आपका स्टेयरकेस, फिर आपका रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। ये जो चार टॉपिक हैं, ये चार टॉपिक अभी फिलहाल बाकी है हमारे, ठीक है। इनमें से फाउंडेशन तो अभी मैं करवाने वाला हूं, और बाकी की जो तीन टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक्स का नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारा जो आरसीसी का थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एमसीक्यूज की आपको क्लास मिलने वाली है, एमसीक्यू डिस्कस फिर हम करेंगे, ठीक है। अब एमसीक्यूज में भी मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहां पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। वो भी हम कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी फाउंडेशन पढ़ना है और बाकी के फ्री वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, लोगों को काफी कंफ्यूजन हो सकता है। आरसीसी का जो लेक्चर 1 से लेके एंड तक ये लेक्चर होने वाला है, ये पूरा का पूरा जो है ये डिप्लोमा और आपका डिग्री, इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आपने बीटेक कर रखा हो, ठीक है, या आपके पास में डिप्लोमा हो या बीटेक हो, दोनों के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिलेबस के बाहर हो, दोनों के लिए सेम है ये। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि आरसीसी के साथ में, पता है, आरसीसी के साथ में सीटी दिया हुआ है बीटेक वालों के, लेकिन सीटी क्या है, सीटी वाला पोर्शन अपने इस आरसीसी में नहीं दिया हुआ डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा को वो नहीं पढ़ना, यानी जो मैंने अभी तक आरसीसी पढ़ाई है ना, वो पूरी की पूरी डिप्लोमा और बीटेक दोनों को पढ़नी है ना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। बात समझ में आ गई है। तो चलिए, जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, उसे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो मुद्दा है, जो आज जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए आज हम मिल रहे हैं, वो क्या है, वो है लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर नंबर 14 में आज मैं आपको बताने वाला हूं फाउंडेशन के बारे में। देखिए, जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फाउंडेशन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ विद रिलेशन टू द विड्थ। यानी कि उसकी जो गहराई है, उसकी डेप्थ है, और उसकी जो विड्थ है, उसके बेसिस पर इसको क्या दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका शैलो फाउंडेशन, एक होता है आपका डीप। अब जो शैलो फाउंडेशन है, इसको ओपन फाउंडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन भी बोल देते हैं इसको। और डीप वाले को क्लोज बोल देते हैं, काम का नहीं है ज्यादा, बस सुन लो आप, है ना। अच्छा, शैलो फाउंडेशन कब बोलेंगे, अगर आपकी जो फुटिंग है या आपकी जो फाउंडेशन बनाया उसकी जो डेप्थ है वो कम है या बराबर है आपकी विड्थ से, ठीक है, तब तो इसे कहा जाएगा क्या, शैलो। और अगर आपकी जो डेप्थ है वो ज्यादा हो जाती है आपकी विड्थ से, तब इसे कहा जाएगा क्या, इसे कहा जाएगा डीप फाउंडेशन। क्या कहा जाएगा, डीप फाउंडेशन। वैसे तो फाउंडेशन वाला जो चैप्टर है ये एग्जैक्टली जियोटेक का पार्ट है। किसका, जियोटेक का। वहां बहुत अच्छे से इसकी स्टडी की जाती है, किस तरह की सोइल होती है, किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह कंस्ट्रक्शन होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ हमको आरसीसी में हम पढ़ रहे हैं, तो आरसीसी के बेसिस पर पढ़ना है कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट जो है हमारी, उस तरह से अगर हम अचीव करना चाहते हैं, चीजों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, वहां किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है।
बात समझ में आ रही है? तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात थी वो तो ये थी, इसके टाइप किस बेसिस पर करते, कब इसको शैलो बोलेंगे, कब इसको डीप बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो देखो, अब दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि फाउंडेशन जो है ना, ये फाउंडेशन करता क्या है, काम क्या है फाउंडेशन का, यानी कि इसका फंक्शन। अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके बताओ क्या फंक्शन है इसका, फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या फंक्शन होता है फाउंडेशन का। फाउंडेशन का बेसिकली फंक्शन होता है टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द ट्रांसफर द लोड फ्रॉम कॉलम टू सोइल। अब आप यहां पर ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, अब मैंने ये लिख दिया है कि ये ट्रांसफर करता है लोड को, कहां से कहां तक, फ्रॉम कॉलम टू सोइल, यानी आपके जो कॉलम है वहां पर जो लोड आ रहा है उसको मिट्टी तक ले जाने का काम कौन करता है, ये करता है। अब यहां पर ब्रैकेट में ये लिख लेना, ट्रांसफर द लोड एंड लार्ज एरिया विदाउट सेटलमेंट एंड टिल्टिंग, ये ब्रैकेट में लिख लेना। मतलब ये ट्रांसफर करता है लोड को ट्रांसफर तो कर भी सकते हो, दूसरे तरीके भी है, लेकिन ये क्या है, स्पेशल बात क्या है, ये सेफ्टी के साथ सेफली ट्रांसफर करता है, यानी कि आपके जो सेटलमेंट आने चाहिए, जो लार्ज एरिया में जिस तरह से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो लोड को, वो सेफली होता है, विदाउट सेटलमेंट, विदाउट टिल्टिंग। ठीक है, वो जो फंक्शन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमारी जो फुटिंग है उसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, ऊपर से आने वाले लोड को लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये हमारा मेन काम है। जैसे मान लीजिए अगर एक कॉलम बना हुआ है, इस तरह से कॉलम है, ठीक है ना, एक्सटेंड हो रहा होगा, और उसके नीचे आपने एक फुटिंग बना दी है, ठीक है ना, उसके नीचे एक फुटिंग बनी हुई है, तो ऊपर से जब ये लोड आएगा तो आने वाला जो लोड है उसको एक इस तरह से डिवाइड करेगा, इस तरह से लार्ज एरिया में क्या कर देगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका फंक्शन है। तो यानी कि ट्रांसफर को डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मेन काम है, ये मेन फंक्शन है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जेई लेवल के पेपर्स में जो बनते हैं फाउंडेशन से, वो देखो कहां कहां से बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आप जो फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन जो बना है, फुटिंग बना रहे हैं, तो जो फुटिंग है उस फुटिंग की एज की थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो यहां पर दो केस बनते हैं ना, तो लिख लो मिनिमम थिकनेस, टॉपिक लिखो मिनिमम थिकनेस ऑफ फुटिंग एट एज। क्या समझाना चाह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, बस आप एक मिनट इंतजार कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं उसे आप सुन लीजिए, जो लिखवा रहा हूं उसे आप देख लीजिए, और फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा और एक बार में फटाफट से आपके क्लिक कर जाएगा माइंड में। इसमें दो केस होते हैं। केस नंबर 1, फुटिंग ऑन सोइल, या तो जो फुटिंग है आपकी, जो फुटिंग आप बना रहे हैं वो सोइल पर हो, या फिर हो सकता है फुटिंग ऑन पाइल, या फिर आप कह सकते हो पाइल कैप। मतलब क्या है, मतलब देखो मान लिया आपने कि ये कॉलम था, नीचे आपने फुटिंग बना दी इस तरह से, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, ये नीचे क्या है, यहां पे ये सोइल है, ये क्या है, सोइल है, मिट्टी है, तो ये केस अलग है। अगर मान लीजिए कॉलम है, नीचे फुटिंग वगैरह बनाई हुई है, और नीचे क्या है, पाइल वगैरह बनाई हुई है आपने, ठीक है ना, हो सकता है बड़ी बहुत बड़ी फुटिंग है तो अलग अलग पाइल्स हो सकती हैं, ठीक है ना, पाइल कैप हो सकती है, ऊपर कैप होती है, पाइल के ऊपर जो बनी हुई होती है उसे कैप कहा जाता है ना, और अगर ये छोटा है तो हो सकता है सिंगल पाइल के ऊपर बनाया हुआ। तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। नीचे यहाँ पर क्या है, सोइल नहीं, डायरेक्टली पाइल है, और पाइल के ऊपर रखा हुआ है, पाइल के बीच में जो ये यहाँ तो खैर मिट्टी होनी होनी है, पाइल वगैरह का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऑलरेडी आइडिया होगा। तो दोनों केस अलग अलग हैं। यहाँ पर जो एज की थिकनेस है वो अलग अलग होती है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको एज की थिकनेस, डायग्राम देखो ऐसे बना लो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपने यहाँ से बनाया, ठीक है, यहाँ से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह से बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, इस तरह से आपने बना लिया। अब ये जो दिख रहा है ये एज है, ये इस एज की थिकनेस क्या होगी, या फिर यहाँ पे जो बना हुआ है ये जो एज है, इस एज की, ये जो एज बने हुए हैं ये एज है, इनकी थिकनेस क्या होती है जानना। जब आपके सॉइल पर होगा, सॉइल पर होगा तब तो आपकी थिकनेस जो है नॉट लेस देन, आपको शायद दिख नहीं रहा हूं, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, ब्लैक पेन ले लेता हूं,
नॉट लेस देन 150 mm 150 mm, ठीक है। पहले केस में तो 150 mm, दूसरे केस में नॉट लेस देन 300 mm, ठीक है। दोनों में अलग अलग है। 300 mm किस में है, पाइल में है, जबकि नॉर्मल केस में कितना है, नॉर्मल केस में 150 है। ये दोनों वैल्यूज है, याद रखना। और एक बात मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, आने के चांसेस होंगे, उनको मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर से जरूर बताऊंगा। आप मना करोगे फिर भी बताऊंगा, ठीक है। मेरा काम है आपको सही से चीजें प्रोवाइड करना, ठीक है भैया। चलिए अब देखो, पेज दूसरा ले लेते हैं। अब देखो, अब क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्रिटिकल सेक्शंस के बारे में पूछा जाता है कि बेंडिंग मूवमेंट है तो क्रिटिकल सेक्शन कहां होगा, आपके वन वे शेयर है तो क्रिटिकल सेक्शन कहां होगा, टू वे शेयर है तो क्रिटिकल सेक्शन कहां होगा। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब समझते हो ना, वो सेक्शन, वो जगह जहां पर आपको लोड वगैरह से रिलेटेड क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने आरसीसी में स्टार्टिंग में पढ़ा था क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में, है ना, क्रिटिकल लिमिटिंग डेप्थ हो गई, क्रिटिकल सेक्शंस हो गए, समझ गए। तो वैसे ही आपसे पूछा जाता है यहां पर भी। तो देखो, सबसे पहले लिख लो आप क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शंस कहां कहां होते हैं, यहां पर भी केस होते हैं। पहला केस लिख लो, देखो पहला केस तो है आपका, इफ कंक्रीट बीम, कंक्रीट बीम, कंक्रीट कॉलम, बीम नहीं, कॉलम, वॉल और आपके पेडेस्टल आर सपोर्टेड बाय फुटिंग। बीम थोड़ी डायरेक्टली फुटिंग से सपोर्टेड होता है, कॉलम होता है ना फुटिंग। अगर ये केस है, ये डायरेक्टली आपके सपोर्टेड हो फुटिंग से, मतलब समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पे ये फुटिंग है और इससे डायरेक्टली ये क्या हुआ, इसके ऊपर कॉलम है ना, ऐसा कोई केस है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कहां होगा, ये होगा फेस ऑफ द मेंबर पर। अब ये चीज अगर आप समझ गए तो हमारा काम हो जाएगा कि फेस ऑफ द मेंबर पर क्रिटिकल सेक्शन होता है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं डब्बे में पैक कर देता हूं। फेस ऑफ द जो मेंबर होता है उस पर होता है ये, ठीक है। फेस ऑफ द मेंबर क्या होता है, अब यहां पे समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। फेस ऑफ द मेंबर से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब क्या है कि जैसे ये आपने डायग्राम बनाया, जैसे ये आपने डायग्राम बनाया कि ये तो आपका कॉलम था, ठीक है ना, ये आपका कॉलम था, यहां पर कॉलम था, ठीक है, और ऊपर तक मे बी एक्सटेंड हो रहा होगा, इस तरह से लोडिंग थी आपकी, ठीक है। तो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन आएगा, जो मेंबर है उस मेंबर के फेस पर आएगा, यानी कि अब मैं जो लाइन है ना, ये लाइन इसी लाइन पर आ जाएगा, फेस पर ही आएगा, ठीक है, इसी फेस पर आएगा। अगर मैं आपको ऊपर से लेआउट बनाता हूं तो आप ये समझना कि ये फुटिंग का एरिया है, यहां पर आपने कॉलम प्रोवाइड किया है, तो ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये लाइन, यही आपकी क्या है, क्रिटिकल लाइन है, यानी कि यही क्रिटिकल सेक्शन अगर आप यहां से कट करोगे फेस ऑफ द मेंबर पर, मेंबर जो है उसके फेस पर, ठीक है। ये तो पहला केस हुआ। अब देखो दूसरा केस, किसके लिए बताया ना, वॉल, कॉलम, पेडेस्टल, इनके लिए। केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 समझना, देखो केस नंबर 2 क्या होता है, इफ फुटिंग इज अंडर मेसनरी वॉल, इफ फुटिंग इज अंडर मेसनरी वॉल, मेसनरी वॉल होती है ना, जैसे ब्रिक 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 मेसनरी है, स्टोन मेसनरी है, तो मेसनरी वॉल अगर दे रखी है और मेसनरी वॉल के नीचे अगर फुटिंग है, तो अरे हो सकता है ना ऐसा कि फुटिंग के ऊपर कॉलम आपने प्रोवाइड ही नहीं किया, आपने तो वॉल बना दी, दीवार बना दी। अगर वॉल बनाएंगे तो उसमें क्रिटिकल सेक्शन कहां होता है, वो होता है आपका हाफ वे, हाफ वे लिखना है, मेरा भी दिमाग ठिकाने नहीं है, सही बात है क्या है, हाँ या ना, हाफ वे बिटवीन सेंटर ऑफ मेंबर एंड फेस ऑफ द वॉल, फेस ऑफ द वॉल और हाफ वे बिटवीन द सेंटर ऑफ मेंबर, मतलब मेंबर जो है उसका सेंटर और आपका फेस ऑफ द वॉल है, उनके बीच में, हाफ वे में, बीच में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चलो ये भी समझना जरूरी है भाई, कैसे होना चाहिए, बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, जब तक समझ में नहीं आ रही है मेरी बात
तो मेरे पढ़ाने का, मेरे समझाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, कोई सेंस ही नहीं निकलता है। तो देखो मान लो ये आपने दीवार बनाई, थोड़ा मोटा बना लेते हैं दीवार को, है ना, और आपने यहां पर क्या किया, इस तरह से आपने, ये दीवार ऊपर तक जा रही होगी, एक्सटेंड हो रही हो, इस तरह से आपने बना लिया। अब देखो यहां पर ये बताओ फेस ऑफ द मेंबर कहां है और सेंटर कहां है। पेन ले लेते हैं, कलर दूसरा। देखो ये तो इसका सेंटर है, इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए, ये सेंटर लाइन बना दी मैंने। अच्छा फेस ऑफ द मेंबर है, उसके फेस ऑफ द मेंबर वाली लाइन कहां है, ये फेस ऑफ द मेंबर वाली लाइन है जो पिछली बार क्रिटिकल सेक्शन हुआ करती थी। इस बार क्रिटिकल सेक्शन कहां है, इन दोनों के बीच में, हाफ वे पर, इन दोनों के बीच में, मतलब अब जो मैं लाइन बनाई है इन दोनों के बीच में, ये है आपका क्या, क्रिटिकल सेक्शन। ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है, गड़बड़ है फिर अगर नहीं आ रहा है समझ में, है ना। काफी धीरे धीरे आराम से बता रहा हूं। क्रिटिकल सेक्शन समझ में आ गया कहां होगा। अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी और बता देता हूं। देखो अगर नहीं भी आया तो देखो एक तरीका और है बताने का, क्या हो सकता है, आप समझ लो कि जो बीम है, ये कॉलम है ना, कॉलम, कॉलम क्या मतलब वॉल, कॉलम तो है ही नहीं, वॉल है, मेसनरी वॉल है, इसकी विड्थ बी है, तो यानी यहां से सेंटर तक की विड्थ कितनी हो गई, b/2। तो जो सेक्शन होगा ना, सेक्शन सेंटर से b/4 डिस्टेंस पर होगा। कितनी डिस्टेंस पर, b/4, बी के चौथाई हिस्से पर होगा। डिप्लोमा वाले कितने हिस्से पर, चौथाई हिस्से पर। डिप्लोमा में जो हिंदी आती है भैया बहुत खतरनाक आती है। अभी मैं कहीं पढ़ा रहा था, क्वेश्चंस करवा रहा था मैं कहीं, तो वहां पर क्या हुआ कि वो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप हिंदी में भी करवाओ, डिप्लोमा वाले बच्चे भी हैं। तो हिंदी का जो क्वेश्चन था उसका ट्रांसलेशन हिंदी में जो लिखा हुआ था वो पढ़ के मैं हंसने लग गया काफी देर तक। मैंने कहा इतनी खतरनाक हिंदी थोड़ी होती है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ उसमें, लंब धरन और पता नहीं क्या क्या, अनुप्रस्थ और क्षेत्रफल और पता नहीं क्या। मैंने कहा इस हिसाब से तो मैंने कहा मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा कुछ बिना इंग्लिश के। केस नंबर 3 हमने कॉलम देख लिया, वॉल देख ली। अब देखो ए फुटिंग अंडर गसेट प्लेट या गसेट बेस। अगर गसेट बेस है तो उसके केस में क्या होगा, देखो गसेट बेस के केस में भी देख लेते हैं। देखो जब इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं तो गसेट बेस को क्यों छोड़ेंगे हम, नहीं छोड़ेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये आपका कॉलम हुआ, उसके नीचे आपने गसेट प्लेट लगाई। गसेट प्लेट अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे स्टील के लेक्चर्स देखना, गसेट प्लेट कॉलम बेस अलग से एक सीरीज वो बनी हुई प्लेलिस्ट है ना, कॉलम बेसिस के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके नीचे फिर आपने कंक्रीट की फुटिंग प्रोवाइड कर दी, इसके ऊपर कलर दूसरा कर देते हैं, हैचिंग कर देते हैं येलो कलर से, है ना। ये क्या है आपकी, ये आपका कंक्रीट का फुटिंग है, ये कंक्रीट की फुटिंग है। बोले आपने हैचिंग की तो हैचिंग के लिए बोले दूसरा कलर नहीं मिला क्या, ले दे के आपको येलो ही मिलता है क्या बार बार, दिखता तो है नहीं येलो। बोले लो आपकी भरण पूर्ति कर देते, लो अब समझ में आया। अब क्या होता है, जो क्रिटिकल सेक्शन होता है इसका, क्रिटिकल सेक्शन कहां होता है, लिख लीजिए, हाफ ऑफ द फेस ऑफ द मेंबर और एज ऑफ द गसेट बेस यहां पर होता है। नहीं समझ में आया सर, आपने क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं, अभी समझा देते हैं, परेशान नहीं होना है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जो गसेट बेस है ना, गसेट बेस का फेस कहां है, ये रहा फेस, तो फेस पे लाइन बना देता हूं मैं, ये फेस है, ये गसेट बेस है, ये प्लेट जो बनी हुई है ना भैया, ये गसेट है, गसेट बेस है, ये गसेट प्लेट बोलते हैं जिसे, है ना, इसका ये फेस है। और आपका जो कॉलम है उस कॉलम का फेस कहां पर है, कॉलम का फेस सर ये रहा, ये वाला कॉलम का फेस है ये, ठीक है, ये कॉलम का फेस है और ये आपका गसेट का फेस है। तो अब क्रिटिकल सेक्शन कहां है, क्रिटिकल सेक्शन कहां है, हाफ वे पर, यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये डॉटेड लाइन से ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं, यही आपका क्या है, ये क्रिटिकल सेक्शन है। क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। देखो आपने पहले कभी पढ़ा होगा क्रिटिकल सेक्शंस को, कि क्रिटिकल सेक्शन यहां स्थित होता है, इतनी डिस्टेंस पर होता है, वहां होता है, ये होता है, वो होता है।
अब मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कहां कहां होता है पोजीशन पे डायग्राम बना बना के, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें क्या छप जानी चाहिए। बार बार कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इतने डिटेल में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो ये जो मैंने बताया आपको 3 केस मैंने बता दिए, किस किस चीज के बताए हैं मैंने आपको, ये बताए मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट के केस में, कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा उस बेंडिंग मोमेंट के केस में आपकी किस तरह से वैल्यूज दी हुई होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, अब मैं बताता हूं आपको वन वे शेयर में और टू वे शेयर में। तो पहले तो मैं बता देता हूं वन वे शेयर, वन वे शेयर के केस में बता देता हूं। देखो वन वे शेयर के केस में क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो कितना होता है, डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द मेंबर। मतलब सिंपल सा है, मान लीजिए आपका ऐसा कोई बेस है, टॉप से बता रहा हूं, और यहां पर आपने कॉलम प्रोवाइड किया हुआ है। तो कॉलम जो है, उस कॉलम का जो फेस है, ये जो कॉलम का फेस है, इससे डी डिस्टेंस पर चले जाना, और जो आपको सेक्शन मिलने वाला है, यही सेक्शन आपके क्या होगा, क्रिटिकल होगा। फॉर्मूले भी बनते हैं क्रिटिकल सेक्शन के बेंडिंग मोमेंट के, लेकिन फॉर्मूले जेई लेवल के पेपर्स में नहीं पूछे जाते, गेट ईएस वगैरह पूछे जाते हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला बता नहीं रहा हूं। फिर भी किसी की अगर हार्दिक इच्छा है तो किसी भी हैंडबुक में चले जाना, मेडीज की हैंडबुक में, स्टैंडर्ड बुक में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे ना। तो डी डिस्टेंस पर ये होता है। अच्छा डी क्या है, डी लिखना चाहो तो लिख लेना, डी है आपकी इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग। फुटिंग जो है उसकी इफेक्टिव डेप्थ है ये, है ना। इफेक्टिव डेप्थ क्या है, फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ है ये। अच्छा केस 2, इसमें भी नेक्स्ट टू वे शेयर। टू वे शेयर जो होगा, उस टू वे शेयर में कहां होता है, वहां होता है d/2 डिस्टेंस पर फ्रॉम फेस ऑफ मेंबर। जैसे यहां पर d पे था, अब यहां पर d/2 पर हो जाता है। जैसे ये बनाया हुआ है आपने मेन सेक्शन, तो इससे कहां चले जाना, d/2 डिस्टेंस पर चले जाना। d क्या होता है, d वापस से वो होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फेस ऑफ द मेंबर। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट फॉर कॉलम फेस ऑफ द वॉल। क्रिटिकल सेक्शन फॉर द वन वे शेयर क्या होगा, डी डिस्टेंस पर, फेस ऑफ द मेंबर के डी डिस्टेंस पर। क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर d/2 डिस्टेंस पर, कहां से, फेस ऑफ द मेंबर से। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तीनों आपको याद आने चाहिए। और जो वॉल्व का बताया और बाकी के बताया, अगर वो याद रहते हैं आपको तो बहुत बढ़िया। चलिए देखो अब क्या है इंपॉर्टेंट बातें, अब उन इंपॉर्टेंट बातों की तरफ चल लेते हैं। देखो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, टेंशन रेनफोर्समेंट है फुटिंग में कैसे प्रोवाइड करते हैं। क्या, टेंशन रेनफोर्समेंट इन फुटिंग। मे बी आप ये पहली बार पढ़ रहे हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा क्या आया हुआ है। टेंशन रेनफोर्समेंट जो है वो 3 तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। 3 केस हैं इसके। कितने केस हैं, 3 केस हैं। देखो समझना ध्यान से। पहला केस क्या है, पहला केस है वन वे रेनफोर्समेंट का, वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग जिसे कहा जाता है उसका। इसके केस में आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं बता ही देता हूं आपको। देखो कैसा क्वेश्चन आएगा यहां से, टेंशन रेनफोर्समेंट एंड फुटिंग से कैसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वन वे शेयर फुटिंग में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म विद द टोटल फुल विड्थ में यूनिफॉर्म होता है, हाफ विड्थ में यूनिफॉर्म होता है, 3/4 विड्थ में यूनिफॉर्म होता है, कैसा होता है। तो ध्यान रखना, वन वे रेनफोर्समेंट फुटिंग में फुल विड्थ यूनिफॉर्म रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है एंड ऑल डायरेक्शंस में, सारी की सारी डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा चारों तरफ और यूनिफॉर्म होगा। केस नंबर 2 क्या है, टू वे का। मान लीजिए ये तो वन वे रेनफोर्समेंट है, अगर टू वे रेनफोर्समेंट स्क्वायर फुटिंग हो तो टू वे रेनफोर्समेंट, लेकिन स्क्वायर फुटिंग हो तो भी सेम केस, जो ऊपर लिखा है ना मैंने ऊपर लिखा है ना, सेम एकदम सेम क्या, जो ऊपर लिखा हुआ है। फुल विड्थ में आप यूनिफॉर्म रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे ऑल डायरेक्शंस में।
लेकिन क्या होता है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है वो है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड उसको इधर लिख देते हैं, टू वे रेनफोर्समेंट और रेक्टेंगल जो है आपका, रेक्टेंगल टाइप की अगर फुटिंग हो तो बता रहा हूं मैं, है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फुटिंग। अगर रेक्टेंगल फुटिंग है ना, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां समझने वाली चीजें यहां समझने की कोशिश कर रहा, देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पे जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करने वाले हैं, अब यहां पे दो साइड हो गई, क्योंकि देखो अगर आपने कहीं रेक्टेंगल बनाया है ना, ऐसे कोई रेक्टेंगल बनाया है तो उसमें दो साइड्स होती है, ये तो होती है लॉन्गर साइड, लॉन्ग, और ये होती है आपकी शॉर्टर साइड। ये किसकी बात कर रहा हूं भैया, ये फुटिंग है, कुछ और मत समझ जाना, ये फुटिंग ही है, फुटिंग की बात कर रहा हूं। तो ये क्या होता है, जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर, लॉन्गर साइड में रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ध्यान रखना, लॉन्गर साइड में यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड फुल विड्थ में, समझ में आया, पूरी की पूरी विड्थ में प्रोवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे लॉन्गर साइड में, पूरी की पूरी विड्थ में। शॉर्टर साइड में कैसे करेंगे सर, तो देखो शॉर्टर साइड में क्या होता है, शॉर्टर साइड में पूरे में नहीं करते हैं, पूरे में नहीं करते हैं, या सेंट्रल बैंड विड्थ में करते हैं, सेंट्रल बैंड विड्थ में। होता क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा ऐसे आपके फुटिंग है, तो ये लंबाई की साइड में तो आप पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, जब विड्थ की बात होगी, जब आपकी शॉर्टर साइड की प्रोवाइड होगी, ये शॉर्टर साइड होगी, लॉन्गर साइड होगी, तो शॉर्टर साइड में पूरे में प्रोवाइड नहीं करेंगे लगातार, ऐसे नहीं जाएगा रेनफोर्समेंट, ये तो चला गया लेकिन यूं पूरे में नहीं जाएगा, कुछ कुछ बैंड्स में प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रल बैंड के रूप में प्रोवाइड करेंगे, बैंड बना दिया, फिर बैंड बना दिया, फिर बैंड बना, ऐसे। अब ये बैंड में कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना, ये तीसरा वाला जो केस है ये इंपॉर्टेंट था। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सर आपने बोल तो दिया बैंड में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा बैंड में रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है। तो देखो उसके लिए भी मेरे पास एक छोटी सी तरीका है, छोटी सी ट्रिक है, और ये ट्रिक मैंने बिल्कुल नहीं बनाई, ये कोड में लिखी हुई है ना, मेरी तरफ से मैंने आरसीसी का बस एक्सप्लेन करने का तरीका बदला है, बाकी सब कुछ पहले से किताबों में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, किसी ना किसी का, या कोड में लिखा हुआ है। देखो क्या होता है, 2/β+1 इक्वल टू रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंडविड्थ अपॉन रेनफोर्समेंट, टोटल लिख देता हूं, टोटल रेनफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन या शॉर्ट साइड, शॉर्ट डायरेक्शन सही रहेगा, शॉर्ट डायरेक्शन। ये जो है, ये जो रेशो है, इस रेशो से पता चलेगा कि सेंट्रल रीजन जो है वहां पर कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। देखो टोटल जो रेनफोर्समेंट है आपका शॉर्टर साइड में, उस टोटल रेनफोर्समेंट को तो नीचे रखो, जितना आपको ऊपर प्रोवाइड करना है बैंड विड्थ में सेंट्रल को, उसको एक्स मान लो, ऊपर रख लो, और 2/β+1 से आप क्या कर लो, रेशो ले लो। आप क्वेश्चन ये बनता है कि बीटा क्या है, तो आप बीटा भी लिखो, जब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो बीटा भी लिखो। बीटा जो है, बीटा क्या रेशो होता है, किसका रेशो, आपकी जो लॉन्ग साइड है, लॉन्ग साइड का शॉर्ट साइड से, अरे किसकी साइड, लॉन्ग साइड किसकी, फुटिंग की भैया, किसकी, फुटिंग की, कंफ्यूज मत होना, कॉलम नहीं है, ये फुटिंग की साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, फुटिंग की लॉन्ग साइड और फुटिंग की शॉर्ट साइड, क्योंकि फुटिंग है उसका जो एरिया है, यानी वो जो इसकी शेप है वो रेक्टेंगल है। समझ में आ गया, अरे समझ में आया नहीं आया, यस बोलो, समझ में आया है तो यस बोलो, यस, कैसे बोलना है, यस, एकदम एनर्जी के साथ में। अब देखो, अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो, कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं फुटिंग को लेके, वो सुन लो। जब फुटिंग डिजाइन की जाती है ना, फुटिंग डिजाइन करते हैं, आपने यूनिवर्सिटी लेवल में डिजाइनिंग किया होगा जरूर, मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए थे डिजाइनिंग से रिलेटेड, बहुत वीडियो बनाए थे, लोगों ने देखे भी हो, और आपने भी किसी ना किसी स्टूडेंट ने जरूर देखे होंगे, पुराने बच्चे मेरे काफी हैं जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब्स को। तो देखो उनको मैंने क्या बताया था, जब भी बात करते हैं डेड लोड की, तो डेड लोड जो होता है बेसिकली वो हम लेके चलते हैं 10 से लेके 15% ऑफ कॉलम लोड, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो कॉलम पर लोड आ रहा है ना उसका 10 से 15% लेके चलते हैं डेड लोड को। ऑप्शन में अगर 10% मिले ना तो 10% ज्यादा बेटर आंसर है, 10% ही लेके चलते ज्यादातर हम, 15% भी मिल सकता है वैसे ना, 10 से 15% के बीच में लेते हैं लोग बाग, 10% ज्यादा लेते हैं, जैसे मैं करवाता हूं तो मैं 10% ही लेके चलता हूं। अच्छा, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट की दो क्राइटेरिया हैं,
फुटिंग में। अगर आपके माइल्ड स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, माइल्ड की, तो आपका वही स्लेब की तरह 0.15% ऑफ बीडी। और अगर आप HYSD बार की बात कर रहे हैं तो HYSD में 0.12% ऑफ बीडी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसका। स्पेसिंग की अगर आप बात करें तो स्पेसिंग जो है वो आपकी हो जाएगी, मैक्सिमम स्पेसिंग की बात कर रहा हूं मैं, 3D और 300 mm। इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों में से मिनिमम, क्योंकि मैं मैक्सिमम स्पेसिंग निकाल रहा हूं। ठीक है भैया, ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। देखो इसके अलावा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट का मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया है, लेकिन ये मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया और स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया है बेसिकली ये किसके लिए है, ये मैंने बताया है किसके लिए, फुटिंग्स के लिए। अच्छा मान लीजिए अगर आपके जो डेप्थ है फुटिंग की, वो डेप्थ, फुटिंग की डेप्थ क्या है, वो बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, तो उसके उसमें क्या है 1 मीटर से बढ़ जाए तो क्राइटेरिया चेंज होता है। लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर डेप्थ जो होती है, डेप्थ अगर एग्जिट कर जाती है 1 मीटर से, तो ये क्राइटेरिया जो है ना ये हल्का फुल्का चेंज हो जाता है। आज तक कभी पूछा नहीं गया है कि क्राइटेरिया चेंज हो जाए तो कितना होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा ऑलवेज सत्य नहीं है, ट्रुथ नहीं है। जैसे कि सूरज जो है, सूरज जो निकलता है पूर्व से निकलता है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है अगर डेप्थ वगैरह के बारे में चेंज हो तो। अच्छा देखो एक चीज और बताते हैं, शेयर की जब भी बात होती है ना, शेयर रेनफोर्समेंट वगैरह जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर शेयर का भी चेक लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है शेयर की वैल्यू। तो देखो एक चीज देखना, क्रिटिकल वैल्यू जो टाउ सी जो होता है आपका, टाउ सी कंक्रीट की कितनी आपकी शेयर स्ट्रेंथ है, वो 0.16 अंडर FC के, एक तो इससे निकाल सकते हो आप, या फिर टाउ सी को आप निकाल सकते हो 0.25, ये कोड में दिया हुआ है फॉर्मूला, कोड का वीडियो देखना उसमें बताया हुआ है। ये जो फॉर्मूला है ये तो वर्क करता है WSM में, और ये फॉर्मूला वर्क करता है LSM में। ठीक है ना, ये टाउ सी निकालने के तरीके। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जो क्रिटिकल सेक्शन है आपका, उस क्रिटिकल सेक्शन के लिए आपके जो टाउ सी है, जो टाउ होता है, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए KS टाउ सी से। टाउ सी कैसे निकलेगा, इन दोनों से निकलेगा, या अगर WSM मेथड हो तो इससे निकाल लेना, LSM तो इससे निकाल लेना। क्वेश्चन ये बनता है KS कैसे निकलेगा, ये KS क्या होता है, ध्यान रखना, जो KS अगर आपको फाइंड आउट करना है तो KS इक्वल टू होता है 0.5 प्लस बीटा सी, ये फॉर्मूला होता है केएस निकालने का। क्या है ये, केएस निकालने। क्वेश्चन अब ये बनता है कि गुरुदेव अगर आपने सब कुछ बता दिया है तो ये भी बता दीजिए कि बीटा सी क्या है। तो भैया बीटा सी जो होता है आपका शॉर्ट साइड अपॉन लॉन्ग साइड का रेशियो होता है, शॉर्ट साइड अपॉन लॉन्ग साइड का रेशियो। किसकी लॉन्ग साइड, अरे कॉलम की भैया, कॉलम की, फुटिंग नहीं है यहां पर, ध्यान रखना। ऊपर जो है, ऊपर जो क्वेश्चन था ना, वहां जो बीटा था ये बीटा सी है, वहां बीटा होता था लॉन्गर अपॉन शॉर्ट, फुटिंग का था, ये कॉलम का है। और अगर आपको ये लगता हो ये फालतू है, ये काम का नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, SSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है, SSC में क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने यही पूछ लिया था, सब कुछ उन्होंने बोल लिया था कि ऐसे हम केस प्रोवाइड करते हैं, एक शेयर का ये होता है। तो जो बीटा सी है ना, बीटा सी, ये बीटा सी क्या होता है, बीटा सी उन्होंने दे दिया था, और उन्होंने पूछा था इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है, क्या नहीं होती, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। SSC के जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, तो ये क्वेश्चन वहां आएगा, तब मैं आपको याद दिला दूंगा, देखो मैंने कब बताया था तुमसे। और अगर आप खुद करते हो तो आपको मिल ही जाना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो KS है ना, KS, ये KS कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट है, KS की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आनी चाहिए, देखो बात समझ में आनी चाहिए। और हाँ, मैंने कहां लिखा था, कहां लिखा था, हाँ ये लिख दिया ना, ये वाला सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन देखने का तरीका है कि आपका क्रिटिकल सेक्शन क्या है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चेक है ये, शेयर का चेक है फुटिंग के लिए। ठीक है, तो हमने जो है हमारा ये जो लेक्चर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कौन सा लेक्चर था, ये था लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर था बताओ, 14। अब हम मिलने वाले हैं लेक्चर नंबर किसमें, लेक्चर नंबर 15 में। लेक्चर नंबर 15 चाहे 5 घंटे का हो जाए, चाहे 5 घंटे का लेक्चर हो, लेक्चर नंबर 15, लेकिन मैं आपको बाकी के बचे हुए सारे के सारे जो 2-3 टॉपिक बचे हैं, जैसे वाटर टैंक बचा हुआ है, रिटर्निंग वॉल है आपका, स्टेयरकेस है, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क है, ये सारे के सारे मैं करवाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने जो टारगेट रखा था वो 15 वीडियो का रखा था, और मैंने 15 वीडियो में मुझे कंप्लीट करना है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस स्टूडेंट ने 1 रुपया डोनेट नहीं किया है ना, वो चाहे, अगर वो चाहता है देना चाहता है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, तो डोनेट कर सकता है। अब तक नहीं किए हैं तो 15 वीडियो के 15 रुपए हो जाते हैं, तो आप तो 15 रुपए डोनेट कर सकते हो, और नहीं है तो 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, जो चाहो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है। लेकिन अगर आप करते हो
तो होगा क्या, होगा ये कि हमारी जो फैसिलिटी है ना वो प्रॉपर तरीके से आपको मिलने वाली है, सही तरीके से मिलेंगी। जैसे अभी मैं प्लान कर रहा हूं कि जैसे ये 15 वाला जो आपको वीडियो मिल जाएगा कल, उसके बाद क्या होगा, मैं लाइव आके आपसे आरसीसी के क्वेश्चन डिस्कस करूं, ठीक है, लाइव आके। तो लाइव आना हो या कुछ और चीजें इंप्लीमेंट करनी हो, कुछ नया करना हो, जैसे आप देख रहे हो पहले वीडियो थोड़े अलग तरीके से थे, अब और अच्छे वे में आने लग गए, तो उसके लिए क्या थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों से अगर 1-1 2-2 रुपए की हेल्प होगी, सब लोगों से सब थोड़ा थोड़ा देंगे, तो किसी पे लोड भी नहीं आएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता है, अगर हम कहीं कोचिंग करते हैं तो हमको हजारों में फीस देनी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए इस तरह से कंट्रीब्यूशन करके क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एक अमाउंट बनाएंगे, उस अमाउंट से क्या करेंगे, इस चैनल को इंप्लीमेंट करेंगे, ग्रोथ बनाएंगे इस चैनल की, और फिर आपको फ्री में जो चीजें मिल रही हैं, इन फ्री में मिलने वाली चीजों को और इफेक्टिव बनाएंगे। और जैसे ये चीजें इफेक्टिव होंगी, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका सिलेक्शन होगा, और पढ़ाई अच्छी हो जाती है, सिलेक्शन अच्छा हो जाता है, तो आपके चेहरे पर क्या आएगी, स्माइल आएगी, बड़ी सी स्माइल। और मैं क्या है, अगर आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, आपका सिलेक्शन होगा, तो मेरे चेहरे पर भी स्माइल आएगी, और मेरी जो मूछें हैं ना, मूछें, वो देखो मूछें, उनके ऊपर ऐसे बल लग जाएगा, फिर 2-3 बल लगाऊंगा फिर मैं मूछों पर, ऐसे मैं ऐसे फिर बल आ जाएगा मेरी मूछों पर, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको बस अच्छी सी पढ़ाई करनी है, चैनल को सपोर्ट करना है, और अपने घर वालों का जो नाम है उस नाम को क्या करना है, रोशन करना है। समझ में आ रही है बात को? तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो मैं आपके साथ हूं हमेशा के लिए। किसी भी तरह की कोई भी मेरे लायक अगर कोई सेवा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज मेरी नई टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि ये टी शर्ट कैसी लग रही है। मैंने अपना नाम लिखा हुआ है इस पे, भदौरिया जी, क्योंकि मुझे भदौरिया सर के नाम से भी जानते हैं लोग बाग, इसलिए फिर मैंने कहा नई टी शर्ट ट्राई करते हैं ना। तो कमेंट करके बता सकते हो टी शर्ट कैसी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं लाइव आना स्टार्ट हो चुका हूं। मेरी लाइव क्लासेस होती हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक वगैरह है वहां से देख लेना, या फिर आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा ना। क्योंकि अगर आपके पास आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है तो आपके पास लिंक वो आ जाएगा नोटिफिकेशन कि सर क्या है, लाइव है, भदौरिया जी लाइव चल रहे हैं, फटाफट चलो, ऐसे बोल देगा यूट्यूब वाला खुद ही, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।